वेलकम बैक रॉकर्ड, स्वागत है आपका एंडलेस मूवी में। तो इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चाइना की पहाड़ी के रास्ते में एक औरत लिफ्ट मांग रही है। ऐसा लगता है कि उसकी कार खराब हो गई है। फिर एक ट्रक ड्राइवर उस औरत को लिफ्ट देने के रुकता है, लेकिन वो उसको मना कर देती है। थोड़ी देर बाद एक शरीफ दिखने वाला आदमी वहां पर आता है। फिर वो औरत जल्दी से उसकी कार में बैठ जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि उसका यह फैसला गलत साबित हो जाता है, क्योंकि वो आदमी एक सीरियल किलर होता है। अब अगले पल वो आदमी कार रोकता है और उस औरत को खत्म कर देता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद एक पब्लिक बस इसी रास्ते से जा रही होती है, जिसमें काफी लोग हैं। इसमें वेंग नाम का एक इंश्योरेंस एजेंट है। वो ड्राइवर टोनी से लगातार बातें कर रहा होता है। वेंग टोनी को बताता है कि इसी रास्ते से कुछ दिन पहले एक औरत गायब हो गई थी। इसी दौरान रेडियो में अनाउंसमेंट होती है कि आगे एक एक्सीडेंट होने की वजह से पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। अब ये सुनकर बस में एक आदमी ली कहता है कि उसे जॉब पर जल्दी पहुंचना है। फिर ड्राइवर टोनी उसे किसी दूसरे रास्ते के बारे में बताता है और इस पर किसी को कोई एतराज नहीं होता। फिर वो अपना सफर उसी रास्ते पर शुरू करते हैं। अब थोड़ी आगे जाकर एक अंधेरे से भरी हुई टनल आती है। उसको देखकर टोनी कहता है कि उसने इस टनल को पहले कभी नहीं देखा। फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अचानक से एक आदमी बस के आगे आ जाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। अब सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये आदमी इस टनल के अंदर क्या कर रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आदमी एक पैसेंजर है। अब ली न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उसे पता चलता है कि ये आदमी एक वांटेड किलर है। फिर बस में दो औरतें होती है, एक सारा जो एक मॉडल है और दूसरी जिंग जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी है। बस में दो ट्विंस भी होते हैं, पार्क और फैनी। पार्क कमजोर लड़का होता है, लेकिन उसकी बहन हमेशा उसका ख्याल रखती है। आगे हम देखते हैं कि टनल में बस को 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन टनल खत्म ही नहीं हो रही होती है और टोनी को शक होने लगता है कि हो क्या रहा है। टोनी जानता है कि देश की सबसे लंबी टनल 11 किलोमीटर की है, जिसको पार करने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। इसलिए वो बस को वापस मोड़ने का फैसला करता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि 30 मिनट फुल स्पीड से चलाने के बाद भी एंट्रेंस कहीं नहीं दिखाई देती और वो समझ जाते हैं कि ये कभी ना खत्म होने वाली टनल है। यहाँ कोई और आदमी भी नहीं है। अब टोनी बस को रोक देता है और सारे लोग बस से बाहर जाते हैं। अजीब बात तो ये होती है कि प्रेग्नेंट लेडी जिंग को अपना फोन मिलता है, जो उससे 1 घंटे पहले एंट्रेंस पर गिर गया था। अब इससे पता चलता है कि ये कोई आम टनल नहीं है, बल्कि कोई खतरनाक ही है। जब सभी घबराने लगते हैं तो ली सबको शांत करता है और फैसला करता है कि वो पैदल चलकर आगे किसी से मदद मांगेंगे। हालांकि इस टनल में कोई भी आसानी से खो सकता है, इतनी खतरनाक है ये। फिर ली एक रस्सी मांगता है, जिसका एक हिस्सा उसके पास रहेगा और एक हिस्सा वैंग के पास। और उनकी किस्मत भी सही होती है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी के पास काफी ज्यादा ऊन होती है, उसको बुनने की आदत होती है। फिर ली के जाने से पहले जिस आदमी ने बस रुकवाई थी, वो भी ली के साथ जाने को कहता है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। अब रास्ते में दोनों अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। उस आदमी का नाम चेन होता है। हालांकि चेन अपने परिवार और काम के बारे में कोई बात नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद धुंध बढ़ने लग जाती है और बस के पास खड़े लोग दो और लोगों को आते हुए देखते हैं, लेकिन वो दो आदमी कोई और नहीं, ली और चैन ही होते हैं। अब किसी तरह फिर से वो लोग बस के पास पहुंच जाते हैं, जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। अब ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि टनल तो बिल्कुल सीधी है, लेकिन ये फिर वापस कैसे आ गए। ये टनल किसी एंडलेस लूप की तरह लगती है और उन्हें एहसास होने लगता है कि वो लोग फंस गए हैं। तो ली सबको कहता है कि सभी अपना अपना खाना लेके आए ताकि हम उसको बांट सके। इसके बाद चारों आदमी उस जगह को देखने लग जाते हैं और तीनों औरतों को बस में ही रहने के लिए कहते हैं। अब देखते देखते 30 मिनट हो जाते हैं। फिर जिंग उठती है और देखती है कि पूरी बस धूल से भरी हुई है। जिंग सबको उठाती है और सभी बाहर आ जाते हैं। वैसे सारे आदमी वापस आ जाते हैं और उस बस की बहुत ही बुरी हालत को देखते हैं। फिर टोनी बस से खाना लेकर आता है और देखता है कि सारा खाना खराब हो चुका है और इससे पता चलता है कि टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बाहरी दुनिया का 1 घंटा इस टनल का 1 हफ्ते के समान है। आगे हम देखते हैं कि ली बस में जाता है और उसको टनल का मैप मिलता है। अब ली का कहना है कि कोई उनके साथ खेल रहा है। ली मैप को टेबल पर रखता है और रास्ता ढूंढने लग जाता है। वैसे ही अचानक से लाइट चली जाती है और जैसे ही लाइट आती है तो हम देखते हैं कि ली मर चुका है और जमीन पर खून के निशान होते हैं। फिर ली के जाने के बाद चेन सबका इंचार्ज संभालता है। वो लोग खून के निशान का पीछा करते हैं, जो उनको एक दीवार की तरफ लेके जाती है। उस दीवार को तोड़ने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर एक खुफिया कमरा है, जिसमें बहुत सी तस्वीरें और कटे हुए हाथ लटके होते हैं। और सबसे जरूरी बात यह होती है कि उनको टनल का इंजीनियरिंग डायग्राम मिल जाता है। उस डायग्राम से पता लगता है कि ऐसे 6 टनल्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब चेन कहता है कि उन्हें अगर बचना है तो इन 6 टनल्स को पार करना होगा और उसका ये भी मानना है कि ये सीक्रेट रूम ही उन्हें दूसरे टनल्स में लेके जाएगा। फिर सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर एक कैलेंडर आता है, जिसमें एक ही डेट है, जुलाई 15। फिर चेन को एहसास होता है कि ये एक क्लू है और वो कैलेंडर को निकाल देता है। अब कैलेंडर को निकालने के बाद एक लकड़ी का दरवाजा मिलता है। जब सारे उस कमरे से चले जाते हैं तब टेलीविजन पर एक औरत फंसी हुई दिखाई देती है। उसके बाद वो लोग दूसरी टनल की तरफ जाते हैं। वहाँ उनको बस भी उसी जगह पर खड़ी मिलती है। फिर वो लोग बस के अंदर जाते हैं और खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। बस में एक इंस्टेंट नूडल्स का डब्बा मिलता है।
आगे हम देखते हैं कि टोनी बहुत ही खतरनाक और लालची बन जाता है। टोनी को बस के सीट के नीचे गन भी मिलती है। फिर टोनी गन पॉइंट पर सभी से खाना छीन लेता है और टाइम बहुत ही तेजी से निकल रहा होता है, इसलिए सबको बहुत ही भूख लग रही होती है, जिसकी वजह से सभी अपना मानसिक संतुलन भी खो रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मॉडल सारा भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो टोनी के पास जाकर एक डील करती है। फिर सारा टोनी से नूडल्स के बदले इंटीमेट होने को कहती है और टोनी एकदम मान जाता है और फिर वैंग नूडल्स का एक पैकेट चुरा लेता है। हालांकि टोनी वैंग को पकड़ लेता है और उसको मारने लग जाता है, लेकिन जैसे ही टोनी वैंग को जान से मारने की कोशिश करता है, कोई उसको पीछे से ही मार देता है और वैसे ही सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और टोनी को मरा हुआ देखते हैं। अब ऐसा लगता है कि वैंग को टोनी की कोई चिंता नहीं होती। वो बस के नीचे नूडल्स के पैकेट को ढूंढने में लग जाता है और उससे एक गटर का ढक्कन भी मिलता है। फिर सभी बस को धक्का लगाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं, जो उनको एक और अजीब कमरे में लेके जाती है। यहाँ उनको काफी अजीब तस्वीरें और इंसानों के कटे हुए हिस्से मिलते हैं। अब इसके अलावा टेलीविजन पर वही औरत दिखाई देती है और अब वो धीरे धीरे डूब रही है। सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। फिर उनको वही कैलेंडर दोबारा मिलता है, जिसके पीछे एक दरवाजा होता है। फिर जल्दी से वो लोग उसके अंदर जाते हैं और तीसरी टनल में पहुंच जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि बस उसी जगह पर मौजूद है, लेकिन बस में अब सांप भरे पड़े हैं। फिर वैंग को काफी भूख लग रही होती है और वो खराब नूडल्स खा लेता है, लेकिन उसको बाद में बहुत पछतावा होता है। उसकी ये हालत देखकर जिंग वैंग को बिस्कुट देती है, लेकिन वैंग का लालच बढ़ता ही जाता है और वो पूरा पैकेट मांगता है, लेकिन जिंग मना कर देती है। फिर वैंग गन निकालता है और सभी से उनका खाना मांगता है। इसके बाद भी उसका आतंक खत्म नहीं होता। उसका मानना है कि जब भी उसको कोई रास्ता मिलता है तो कोई ना कोई मर जाता है। वैंग बताता है कि ली के मरने पर हमें दीवार मिली थी और टोनी के मरने पर नीचे आने का रास्ता मिला था, इसलिए वो बचे हुए लोगों में से एक को गोली मारने की धमकी देता है। चैन वैंग को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वैंग किसी की बात नहीं सुनता। इसके बजाय वैंग जिंग को फोर्स करता है कि वो चैन के शोल्डर में गोली मार दे। इसके बाद वैंग का पागलपन इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर उनको मारने लग जाता है। फैनी अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वैंग बेरहमी से फैनी को ही मार डालता है। अब पार्क बस अपनी बहन को आखिरी सांस लेते हुए देखता है। उसके बाद वैंग इतना पागल हो जाता है कि वो सारा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वैसे ही कोई वैंग पर पीछे से वॉर करके उसी को मार डालता है। अब 2 लोगों की मौत हो चुकी है और इस तरह बाकी लोगों को एक खुफिया रास्ता मिलता है जो उनको चौथे टनल की तरफ लेके जाता है। वो एक बड़ी खतरनाक टनल होती है। फिर जिंग कमरे में जाकर पार्क के साथ रेस्ट करती है, जबकि घायल चैन और सारा बस की तलाशी करने चले जाते हैं। अब ऐसी अजीब सी जगह पर सभी का मानसिक संतुलन बहुत ही खराब हो जाता है। सारा को अपने चारों ओर लोग दिखाई देते हैं। सारा डर के मारे बस से बाहर आ जाती है और कहीं और ही पहुंच जाती है, जहां उसके आसपास लाशें पड़ी होती है। उसके बाद सारा को एक आईना दिखाई देता है। जैसे ही सारा उसमें देखने लगती है, कोई पीछे से आकर उसको ही मार डालता है। अब इसी दौरान चैन जिंग के पास वापस जाता है। हम देखते हैं कि जिंग ने बच्चे को जन्म दे दिया है। फिर वो तीनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि जिंग का बच्चा मर चुका है। फिर चैन जिंग को तसल्ली देता है, लेकिन जिंग चाकू से चैन को ही मार देती है। अब आगे हम देखते हैं कि चैन एक सीक्रेट कंपाउंड में उड़ जाता है और ऐसा लगता है मानो वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक टॉप सीक्रेट मीटिंग चल रही है। अब यहाँ सब कुछ साफ साफ हो जाता है। आर्मी जनरल सीरियल किलर जेम्स के बारे में बताता है, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जेम्स को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से जेम्स कोमा में चला जाता है। जेम्स ने काफी औरतों को पकड़कर मार दिया होता है, लेकिन ये अफवाह फैली हुई है कि सायरा नाम की लड़की अभी भी जिंदा है। और प्रॉब्लम यह है कि जेम्स के सिवा सायरा के बारे में कोई नहीं जानता, और जैसा कि जेम्स कोमा में है तो उससे ये पूछना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मिलिट्री बेस्ट ब्रेन रिसर्च के साथ काम करती है। उनका प्लान होता है कि वो मेमोरी ट्रांसफ्यूजन करके जेम्स के दिमाग में जाएंगे। इसीलिए इंस्टीट्यूट के जाने माने साइकोथेरेपिस्ट जेम्स के दिमाग के अंदर जाता है और कुछ क्लूज ढूंढता है जिससे सायरा का पता लगाया जा सके। और अब ये बात सामने आती है कि वो साइकोथेरेपिस्ट और कोई नहीं बल्कि चैन खुद है, और सायरा कोई और नहीं बल्कि चैन की पत्नी होती है। और अब ये सारी बातें साफ साफ होने लगती है कि जिनमें हम अभी तक उलझे हुए थे वो जेम्स के माइंड के अंदर ही था। और जेम्स के माइंड के अंदर चैन कैलेंडर की डेट से पता लगा लेता है कि उसकी पत्नी रिवर के आसपास कहीं पर है। लेकिन मुश्किल यह है कि कुछ घंटे बाद सारी गुफाओं में पानी भर जाएगा जो रिवर के आसपास है, जिसके कारण सायरा की जिंदगी को बहुत ही खतरा होता है। इसलिए चैन कहता है कि उसको सायरा का पता लगाने के लिए जेम्स के दिमाग में दोबारा जाना होगा। उसी रात आर्मी जनरल चैन से प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। फिर चैन उसको जुलाई 15, 1996 के डेट के बारे में बताता है, जो कि बार बार उसको दिख रही थी। आर्मी चीफ बताता है कि इसी डेट को जेम्स के पेरेंट्स की डेथ हुई थी। उसी दिन जेम्स के पापा को पता चला था कि जेम्स की मां का अफेयर ड्राइवर के साथ है, जिस वजह से उन दोनों के बीच बहुत ही बहस हुई थी। और आखिर में जेम्स की मां ने उसके पिता को जान से मार दिया था और बाद में वो खुद भी मर गई थी। अब यहाँ चैन इन सब बातों से काफी हैरान है, लेकिन वो ये सब कुछ बता रहा होता है। चैन बताता है कि जेम्स की दुनिया में मैंने उसका अच्छा रूप भी देखा और बुरा रूप भी देखा है, लेकिन आखिर में जेम्स का अच्छा रूप खत्म हो जाता है और वो बुरा इंसान बन जाता है। जेम्स ही असलियत में टनल का इंजीनियर है।
इसलिए जब जेम्स कोमा में था तो वो अपने शैतानी दिमाग में एक टनल बनाना शुरू कर रहा था जो उसकी जिंदगी का एक प्रतीक है। वो टनल और कुछ नहीं, बस लोगों को मारने का एक जरिया है, और वो एक ऐसी टनल है जो कहीं पर नहीं जाती, यानी कि उसका कोई एंड नहीं है। और चेन का असली मकसद जेम्स के दिमाग में जाकर उसको कोमा से बाहर निकालना था। अब यहाँ पर चेन बताता है कि वो नहीं जानता था कि उसके दिमाग में इतने सारे लोग होंगे। और अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे चेन उन सबसे पूछताछ कर रहा था। चेन इन सबसे बात करना शुरू करता है। सबसे अच्छी पर्सनैलिटी ली की है जो जेम्स की हेल्दी और रैशनैलिटी को बताता है। अब इससे चेन के मन में एक उम्मीद जागती है कि वो इसकी मदद से जेम्स को बाहर निकाल लेगा, लेकिन बदकिस्मती से लीक गायब हो जाता है। दूसरी पर्सनैलिटी टोनी की है जिसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, यानी कि टोनी जेम्स के गुस्से को दर्शाता है। फिर तीसरी और चौथी पर्सनैलिटी वैंग और सारा की होती है जो जेम्स के माँ बाप को दर्शाते हैं। जेम्स के पापा इंश्योरेंस बेचने का काम करते थे और उसकी माँ एक मॉडल थी। बुरी बात तो यह है कि जब जेम्स का पापा उसको मारता था तब जेम्स की माँ ने उसकी परवाह नहीं की और ड्राइवर के साथ अफेयर शुरू कर दिया था। ये बात तब पता चलती है जब सारा ड्राइवर टोनी के साथ इंटीमेट होने लगती है। और पांचवी पर्सनैलिटी उस प्रेग्नेंट लेडी की है जिसका नाम जिंग है, जो कि उसकी आदर्श माँ को दर्शाती है। उसकी छठवीं और सातवीं पर्सनैलिटी वो ट्विंस होते हैं जो जेम्स के बचपन के बारे में बताते हैं, जो काफी ऑटिस्टिक, अजीब और निरावादी हैं, लेकिन मैथ्स और स्पेस साइंस में बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और पर्सनैलिटी होती है जो बस में नहीं थी, वो हमेशा अंधेरे में रहती है, और ये वही पर्सनैलिटी है जिसने ली, टोनी और वैंग को मारा था। लेकिन अब चेन कहता है कि उसको और ज्यादा जानने के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट करना होगा। अब अगले दिन फिर से चेन जेम्स के दिमाग में जाता है, लेकिन इस बार चेन जेम्स से सीधा मिलता है और अपनी पत्नी के बारे में उससे पूछता है। हालांकि जेम्स उसको पूरी जानकारी नहीं देना चाहता। उसके बाद जेम्स चेन को बताता है कि वो किस तरह अपनी माँ से नफरत करता है, क्योंकि उसने उसके पापा को मारा था, इसलिए उसको औरतों से बहुत ही नफरत है और उनको मार डालता है। अब ये सब बताने के बाद जेम्स चेन को उसकी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में लेके जाता है। हालांकि चेन इस सबको अपने मिशन के आगे नहीं आने देता। पहली पर्सनैलिटी पार्क की है जो काफी कमजोर है। फिर चेन उससे अपनी पत्नी के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन उसको रोक देती है। इसके बाद चेन को एक सिनेमा हॉल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और यहाँ उसकी मुलाकात असली हत्यारे से होती है जिसने सभी को मारा था। और दोस्तों, वो और कोई नहीं बल्कि खुद चेन ही होता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक शैतान चेन है। और अब पता चलता है कि जेम्स का सबकॉन्शियस इतना इविल है कि अगर कोई भी उसमें झांकने की कोशिश करेगा तो वो भी एक सीरियल किलर बन जाएगा। अब शैतान चेन बताता है कि वो सायरा को बचाना नहीं चाहता है, इसीलिए उसने टनल के सभी लोगों को और उस छोटे बच्चे को भी मार दिया था। तभी अचानक से पार्क वहां पर आता है और चेन की पत्नी भी। तो पार्क उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो रुक जाता है। तो चेन मौके का फायदा उठाता है और पार्क को अथॉरिटीज के पास जाने को कहता है ताकि पार्क सायरा का पता बता सके। फिर पार्क करने के लिए मान जाता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शैतान चेन असली चैन को अलग अलग जगह पे लेके जाता है और उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में असली चैन जीत जाता है। और आगे दिखाया जाता है कि चैन की पत्नी डूबने वाली है, पानी काफी ऊपर तक भर चुका है। फिर हम देखते हैं कि चैन को होश आता है और उसको एहसास होता है कि बुराई खत्म नहीं होगी, इसलिए वो सोचता है कि अगर वो खुद मर जाएगा तो उसके अंदर की बुराई भी मर जाएगी, और वो खुद को मार डालता है। और देखते देखते शैतान चैन भी गायब हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जेम्स कोमा से बाहर आ जाता है और वो पुलिस को सायरा की लोकेशन बता देता है। और दोस्तों, इसी तरह सायरा बच जाती है, लेकिन चैन अभी तक बाहर नहीं आया है। चेन अभी भी उसी टनल में घूम रहा है। चेन को लगता है कि वो कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी को देखकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक भूल भुलैया है। मूवी के अंत में जैसे हमने देखा कि चेन अभी भी उस टनल में फंसा हुआ है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाकी मिलते हैं अगली खूबसूरत मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।